19 जनवरी 1990 को रात करीब 8:30 बजे दूरदर्शन पर हमराज फिल्म चल रही थी। अचानक मुझे दूर से आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं उठा और अपने परिवार को मैंने उठाया। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान हो रहे थे। सड़कों पर नारे लगाए जा रहे थे। कुछ नारे हमारे यानी कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के खिलाफ भी लग रहे थे। इन हालात में कुछ कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ कश्मीर से जाने लगे। अगले दिन हालात और बुरे होने लगे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था। बीबीसी हिंदी से बातचीत में संजय टिक्कू 1990 के दौर को याद करते हुए कुछ ऐसा बताते हैं। हालांकि संजय उन 808 कश्मीरी पंडित परिवारों में से एक हैं जो कभी कश्मीर छोड़कर नहीं गए। संजय टिक्कू हब्बा कदल इलाके में बर्बर शाह मोहल्ले में रहते हैं और जो परिवार कश्मीर छोड़कर नहीं गए हैं उन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय काओ को भी वो दौर याद है। काओ कहते हैं कि जनवरी-फरवरी 1990 का ही वो महीना था जब उनका परिवार भी कश्मीर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर दिल्ली आ गया। बीबीसी हिंदी से बातचीत में संजय काओ बताते हैं कि उस वक्त उनकी उम्र 22 साल के करीब थी और वो एक स्थानीय अखबार में काम भी किया करते थे। वो कहते हैं, मैं दिल्ली आया हुआ था। पता चला कि कश्मीर में हालात बेहद खराब हो गए हैं। मेरी माँ को आर्थराइटिस था। मेरी माँ बताती हैं कि उन्हें रातों रात पैदल ही घर छोड़ना पड़ा था। पिताजी भी दिल्ली आए हुए थे। जब उन्हें पता चला तो वापस कश्मीर गए, लेकिन हमारे अपने घर से कोई सामान लेकर वापस नहीं आ सके। खुद वो जैसे तैसे कश्मीर से वापस आ सके थे। संजय काओ के परिवार की तरह ही कई कश्मीरी परिवारों ने बिना किसी तैयारी के और डर के साये के बीच अचानक कश्मीर छोड़ दिया था और ये पलायन कई सालों तक चलता रहा। अब संजय काओ और संजय टिक्कू दोनों मानते हैं कि ये कोई 1-2 दिन या 1-2 साल की घटना नहीं थी जिसकी वजह से ऐसे हालात पनपे हैं और कश्मीरियों को विस्थापित होना पड़ा। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कश्मीर पर कश्मीर नामा और कश्मीरी पंडित किताबें लिखने वाले अशोक पांडे कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के अलग अलग पहलू हैं। 1990 के दशक में कश्मीर में जो चरमपंथ का दौर शुरू हुआ उस पर कश्मीर और कश्मीरी पंडित में अशोक पांडे लिखते हैं, 90 के दशक में कश्मीर घाटी में जो दौर शुरू हुआ उसे अक्सर 1987 के चुनावों की धांधली का परिणाम बताया जाता है। टाइमिंग के लिहाज से देखें तो ये सरलीकरण सही लग सकता है कि 1987 में चुनावों में धांधली हुई और 1989 में हिंसक घटनाओं की शुरुआत हो गई। लेकिन इतिहास में रातों रात सतह पर आ जाने वाली घटनाओं के पीछे अक्सर बहुत लंबे दौर तक सतह के नीचे चली अंतःक्रियाएं होती हैं। मिलिटेंट रह चुके सैफुल्ला फारूक अब J&K ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन नाम से NGO चलाते हैं। वो कहते हैं, अगर चुनाव में सैयद यूसुफ शाह को जीतने दिया गया होता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। दरअसल 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में श्रीनगर के आमिर कदल से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के यूसुफ शाह भी चुनाव लड़ रहे थे। रुझानों में यूसुफ शाह आगे थे, लेकिन चुनाव के नतीजों पर धांधली का आरोप लगा। यूसुफ शाह चुनाव हार गए। इसके विरोध में युवा सड़कों पर आ गए। बाद में यूसुफ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीनों तक वो जेल में रहे। ये यूसुफ शाह ही पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन हैं। सलाहुद्दीन चुनाव में अपने असली नाम सैयद यूसुफ शाह के नाम से लड़े थे। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। जम्मू कश्मीर चुनाव में हुई इस कथित धांधली को कुछ इतिहासकार कश्मीर के इतिहास की अहम घटना मानते हैं। कश्मीर और कश्मीरी पंडित में अशोक पांडे ने इन चुनावों में पर्यवेक्षक रहे GN गौहर के बयान का जिक्र किया है। गौहर का तर्क है कि अगर इन दोनों क्षेत्रों आमिर कदल और हब्बा कदल में साफ सुथरे चुनाव करवाए गए होते तो शायद हथियार बंद आंदोलन कुछ वर्षों तक टाला जा सकता था। अशोक पांडे लिखते हैं कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किसी प्रत्यक्ष हिंसा का कोई जिक्र 1986 से पहले नहीं मिलता। हालांकि वो इससे पहले हुई कई छोटी बड़ी घटनाओं का जिक्र अपनी किताब में करते हैं। वो आगे लिखते हैं कि 1989 में JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा दिया और बाद में JKLF को भी परिणाम भुगतना पड़ा। अशोक पांडे लिखते हैं, लेकिन उसके पहले वो कश्मीर में बंदूक ला चुके थे। हत्याओं का जो सिलसिला उस दौर में शुरू हुआ, भारत और कश्मीर के अपरिपक्व राजनीतिक नेतृत्व के चलते वो एक ऐसे हिंसक चक्रव्यूह में फंसना चला गया जिसे बाहर निकालना आज तक मुमकिन नहीं हुआ और इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ी। अब 1989 के दौर की बात करें तो इसी साल एडवोकेट टीका लाल टपलू और जस्टिस नीलकांत गंजू की हत्या कर दी गई।
इन हत्याओं ने भी कश्मीरी पंडितों के बीच डर का माहौल पैदा किया। रूबिया सईद के अपहरण के बाद पैदा हुए हालात को भी कश्मीर में चरमपंथ के उभार की बड़ी वजह माना जाता रहा है। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद का अपहरण हुआ था। इस घटना से कुछ दिन पहले ही उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने थे। सईद को छुड़ाने के लिए मिलिटेंट्स को छोड़ना पड़ा था। रुबैया सईद के अपहरण के बाद हालात गंभीर हो रहे थे। सख्ती के लिए जाने जाने वाले जगमोहन को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा। राज्य के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 18 जनवरी को उनके राज्यपाल चुने जाने की घोषणा हुई और 19 जनवरी को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। अशोक पांडे लिखते हैं, इसी दिन अर्धसैनिक बलों ने घर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सीआरपीएफ के महानिदेशक जोगिंदर सिंह ने उसी दिन रात में श्रीनगर के डाउनटाउन से लगभग 300 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। 20 जनवरी की रात को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और ये वही दौर था जब बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का भी पलायन कश्मीर से हुआ, जो अगले कुछ सालों तक भी चलता रहा। अशोक पांडे अपनी किताब में लिखते हैं, डर और गुस्सा इन्हीं दोनों ने मिलकर 90 के दशक की वो भयावह शुरुआत की जिसमें कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर किया और कश्मीरी मुसलमानों को दमन, हिंसा और डिस्टोपिया के गहरे और